आज का टॉपिक है बैकअप मैनेजमेंट के ऊपर, स्पेसिफिकली पोस्टग्रेस डेटाबेस पे। तो अगर आप लोगों ने पोस्टग्रेस प्रोडक्शन सिस्टम में यूज़ किया है तो मे बी आपने दो तरीक़ों से यूज़ किया हो, या मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं मैनेज डेटाबेस के थ्रू, जैसे AWS या एज्योर या व्हाटएवर क्लाउड स्टोरेज जो कि मैनेज्ड होता है। बहुत कम लोग सेल्फ मैनेज यूज़ करते हैं। मैंने दोनों यूज़ किए हैं, और सेल्फ मैनेज रीज़न यूज़ करने की एक पर्टिकुलर रीज़न है, ठीक है। क्योंकि हम लोग टाइम स्केल DB यूज़ करते हैं और हमारा मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर AWS पर है, तो अभी AWS टाइम स्केल DB प्रोवाइड नहीं करता। टाइम स्केल DB पोस्टग्रेस की एक्सटेंशन है, अंडर द हुड वो पोस्टग्रेस को यूज़ करता है, लेकिन वो एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करते हैं तो टाइम सीरीज़ डेटा को ईज़ कर देता है स्टोर करना। तो अगर आप मैनेज DB यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मैनेजमेंट ओवरहेड नहीं होता, ऑटोमेटिक बैकअप्स होते हैं व्हाटएवर। लेकिन अगर आप सेल्फ मैनेज्ड डेटाबेस पे ऊपर काम कर रहे हैं, विच मीन्स आपको हर चीज़ खुद करनी है, आपके पास फुल कंट्रोल होता है, लेकिन मैनेजमेंट ओवरहेड भी होता है। लेकिन अगर आप बैकअप्स की बात करें तो फिर बैकअप्स आपको खुद मैनेज करने होते हैं, क्योंकि हर चीज़ ही आपको खुद मैनेज करनी होती है। और यही आज की इस वीडियो का फोकस है। तो अगर आप बैकअप्स की बात करें तो नॉर्मली दो किस्म के हैं। एक डम्प्स लाइक PG डम्प्स या व्हाटएवर, जिसमें आप बस पूरा का पूरा डेटाबेस एक SQL फाइल में डंप कर देते हैं और दैट्स इट। एक और होता है ऑनलाइन बैकअप्स। ये डम्प्स जो है ना, वो मोस्टली स्मॉल साइज डेटाबेस के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपका डेटाबेस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो डम्प्स काम नहीं आते, जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है, ठीक है। और लार्ज डेटाबेस के लिए जो प्रेफर्ड होता है ना, वो है ऑनलाइन बैकअप्स। इसका हाई लेवल पर्पस अगर आपको मैं बता दूं 2 लाइन में, आप कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे होते हो बैकअप्स, जो भी आपकी स्टोरेज है, लेट्स से AWS में S3 बकेट में आपने इंस्टॉल कर दिया, या व्हाटएवर आपने प्रोवाइड किया हुआ है जहाँ भी आप स्टोर करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर लम्हे में वो बैकअप हो रहा है, जैसे हर दिन 10 बजे नहीं। जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी हो रही है, आपके बैकअप्स कॉन्स्टेंटली, आपका सर्वर ऑनलाइन है, इसके बावजूद बैकअप्स कॉन्स्टेंटली पुश हो रहे हैं। ये एक हाई लेवल पर्पस है। ये कैसे हो रहा है ये इसमें हम आगे देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑनलाइन बैकअप का मकसद क्या है, आप कॉन्स्टेंटली बैकअप्स पुश कर रहे होते हो। इसका मतलब है जो भी इंक्रीमेंटल चेंजेस आपके डेटाबेस में आ रहे हैं, आप स्मॉल पोर्शन में एज इट इज़ पुश किए जा रहे हो विदाउट हार्मिंग योर प्रोडक्शन सिस्टम। और ये कैसे होता है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं रेप्लिकेशन और बैकअप का। रेप्लिकेशन आपको इंश्योर करता है हाई अवेलेबिलिटी, क्योंकि अगर आप क्लस्टर सेटअप में हैं और लीडर और रेप्लिका है, तो रेप्लिका इज़ अ बैकअप, आई मीन कॉपी ऑफ लीडर नोड, ठीक है। लेकिन जब ये रेप्लिकेशन ये जो रेप्लिकेशन है ये हाई अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है, और बैकअप ये बात की गारंटी देता है कि अगर आपका पूरा का पूरा सिस्टम डाउन हो जाए ना, तो आप उसको इजीली रीस्टोर कर सकें। ये माइनर सा डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आपका ये एक सेटअप है और आपकी लीडर नोड अगर किसी वजह से फेल हो जाती है, तो आपकी रेप्लिका जो है वो लीडर नोड बन जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें आपका क्लस्टर जो है वो हाई राइट्स अवेलेबल तो है, लेकिन हाई रीड्स अवेलेबल नहीं है। क्योंकि नॉर्मली जब आप क्लस्टर सेटअप यूज़ करते हैं तो आप अपनी ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, विच मीन्स यू यूज़ रीड्स फॉर यू यूज़ रेप्लिका फॉर रीड्स, एंड राइट्स के लिए आप लीडर नोड सिर्फ यूज़ करते हैं। तो इस तरह आप ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन पर्पस ऑफ बैकअप क्या है कि आपकी रेप्लिका नोड भी अगर चली गई तो आप पूरा क्लस्टर रिस्टोर कर सकते हैं। दूसरे क्या पर्पसेस हैं जो कि मैंने यूज़ किए हैं बैकअप्स को, कि अगर आपको कोई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करनी है, कोई बेंचमार्किंग करनी है, और आपको बिल्कुल क्लोज टू प्रोडक्शन सिस्टम डेटा चाहिए, क्योंकि नॉर्मली बेंचमार्किंग होती ही बिल्कुल क्लोज टू प्रोडक्शन सिस्टम में है, तो आप बैकअप्स को उठाते हैं और पूरा क्लस्टर सेटअप कर रहे होते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप किसी तरह भी प्रोडक्शन सिस्टम को हार्म करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बिल्कुल आइसोलेटेड सेटअप चाहिए होता है, तो वहाँ पे बैकअप्स बहुत काम करते हैं।
दूसरा, लेट्स इमेजिन आपको अपना अपग्रेडिंग टेस्ट करनी है, लाइक मोस्टली टेस्टिंग पर्पस, मे बी आपको मेजर वर्जन माइनर वर्जन अपग्रेड टेस्ट करना है कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, या किसी भी किस्म की टेस्टिंग हो जो कि आपको प्रोडक्शन पे रोल आउट करनी है, तो आप उसको पहले बैकअप्स के थ्रू स्टैंड अलोन सेटअप में टेस्ट करते हैं, वहाँ पे बैकअप्स बड़े हेल्प करते हैं। तो ये है, तो अभी हमने थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ले ली है, अब हम देखते हैं कि यार काम कैसे करते हैं ऑनलाइन बैकअप्स। तो मैं आपसे इसको समझने के लिए मैं आपसे है ना एक एग्जांपल लूँगा कि हम जब किस तरह क्या प्रोसेस होता है जब हम रेप्लिका नोड को ऐड करते हैं अपने सेटअप क्लस्टर में, तो अंडर द हुड क्या हो रहा होता है। यही सेटअप बिल्कुल क्लोजली फॉलो होता है जब हम ऑनलाइन बैकअपिंग करते हैं। तो ये आपकी लेट से रीडर नोड है और यहाँ पे वॉल सेगमेंट्स जनरेट हो रहे हैं। वॉल सेगमेंट्स क्या होता है मैं थोड़ी देर में आऊँगा, लेकिन आप ये समझ लें कि जो भी बंदा राइट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है ना, कॉन्स्टेंटली जो राइट एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो वॉल्स जनरेट करती है पोस्टग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में। तो जैसे हम लीडर नोड ऐड करते हैं तो सबसे पहले बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर रेप्लिकेट होता है। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, यहाँ पे वॉल्स जो भी राइट एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है लीडर नोड उसको बरकरार रखता है, और उनको उस वक्त तक बरकरार रखता है जब तक कि पूरा का पूरा ये जो फर्स्ट स्टेप है कंप्लीट ना हो जाए। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है तो लीडर फिर वॉल सेगमेंट को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, और जैसे ही ये रेप्लिकेट कर देता है तो फिर इन ये वॉल सेगमेंट्स को जो कि रेप्लिकेट हो चुके हैं उनको डिलीट कर देता है, और यहाँ पे फिर वो वॉल सेगमेंट यहाँ पे रिप्ले हो रहे होते हैं। तो जो भी डेटा यहाँ पे लिखा गया है वो यहाँ पे फिर दोबारा रिप्ले होता है और वहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा होता है। ये प्रोसेस है पूरा रेप्लिकेशन का। बात समझ में? जैसे ये सारा चीज़ हो गई और फाइनली पूरी की पूरी नोड ने फुली कैचअप कर लिया है लीडर नोड को, फिर सिर्फ और सिर्फ वॉल्स रेप्लिकेट हो रहे होते हैं। ये पूरा का पूरा नोड एडिंग का प्रोसेस है क्लस्टर सेटअप में। जैसा कि मैंने आपको बोला था, अभी मैं क्लोजली आता हूँ कि किस तरह बैकअप से रिलेटेड है, लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वॉल सेगमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वॉल्स पोस्टग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में। वॉल्स का मतलब होता है राइट अहेड लॉक, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आपको हाई लेवल ओवरव्यू बताऊँ तो जैसे ही आप बोलते हो ना यार प्लीज़, आप कोई सिस्टम हो जैसे क्लाइंट हो, कंज्यूमर हो, या आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो और वो बैकएंड पे पोस्टग्रेस यूज़ कर रही है, तो आप कोई भी डेटा स्टोर करते हो ना, तो पहले वो सबसे पहले लॉग होता है और उसके बाद डेटाबेस में परसिस्ट होता है, और फाइनली आपको रिजल्ट आ जाता है कि हाँ भाई मैंने आपका डेटा स्टोर कर दिया है। ये हाई लेवल प्रोसेस है, ठीक है, इन लेमन टर्म। और ये इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस बेसिकली ये होता है कि इंक्रीमेंटल चेंजेस जो हो रही होती हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी राइट एक्टिविटी हो रही है वो वॉल्स जनरेट कर रही है, तो ये इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं, ठीक है। और ये आप अप्लाई करते तो पहले आप बेस बैकअप, जो कि मैंने आपको बताया था बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर पहले आप यूज़ करते हो, उसके बाद आप सारे के सारे इंक्रीमेंटल चेंजेस अप्लाई करते हो, तो आपका पूरा का पूरा नोड बन जाती है। और यही हम ऑनलाइन बैकअप इसको बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो ये प्रोसेस था पूरा, ठीक है, जब हमने नोड ऐड की थी, तो इसको हम बोलेंगे बेस बैकअप और इसको हम बोलेंगे वॉल बैकअप। और अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये है कंसिस्टेंट बैकअप। अगर आपको फाइनली बैकअप स्टोर करना है लेट्स से कोई भी किसी भी जगह, लेट्स से AWS S3 में, तो आपको ये दो चीज़ें चाहिए होंगी, तो आप बोलेंगे हाँ भाई मेरा बैकअप फुली काम कर रहा है, और आप इस बैकअप कंसिस्टेंट बैकअप के थ्रू ही नोड को स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ बेस बैकअप स्टोर करेंगे, मे बी कंप्लीट इन दो चीज़ों के थ्रू होता है, सही। इसमें एक बात बोलूँगा आगे, मैं आपको सिनेरियो दूंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगी। तो अब हम कनेक्ट करते हैं डॉट्स को, कैसे होता है। तो जैसे जैसे लेट्स से आपकी ये नोड है, वॉल्स जनरेट हो रहे हैं, तो आप क्या होता है, आप वॉल्स कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे होते हो AWS में। यही मैंने आपको बोला था ना कि ऑनलाइन बैकअपिंग है, तो आप कॉन्स्टेंटली वॉल्स पुश किए जा रहे हो, पुश किए जा रहे हो, जैसे जैसे हो रहे हैं आप पुश किए जा रहे हो, और यहाँ से रिसाइकलिंग हो रही है। डिपेंड करता है
कि अगर आपकी एक ही नोड है तो जैसे से ये वॉल पुश कर देगी ये यहाँ से रिमूव कर देगी, बिल्कुल रेप्लिका की तरह। लेकिन अगर आपके पास रेप्लिका नोड भी है तो ये नोड यानी लीडर नोड उस वक्त तक यहाँ से वॉल्स डिलीट नहीं करेगी जब तक ये दोनों जगह यानी सारी रेप्लिकास को रेप्लिकेट नहीं कर देती और S3 पे भी स्टोर नहीं कर देती, तब तक ये रिमूव नहीं करेगी। समझ में आई? तो ये है। और बेस बैकअप क्या है, जाकि बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर वो पुश होता है वंस पर डे, या आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप बोले भाई मुझे हर 12 घंटे बाद चाहिए, लेकिन अब वो इतना फ्रिक्वेंट नहीं होता, वो बहुत ही ऑफन होता है। लेकिन वॉल्स फ्रिक्वेंटली और कंटिन्यूसली पुश ओवर होता है। बात समझ में? तो ये टाइमलाइन है। बेस बैकअप ओकेजनली एट रेगुलर इंटरवल होते हैं और वॉल्स कंटिन्यूसली पुश ओवर होते हैं। ठीक है, ये टाइमलाइन है। और जैसे मैंने बोला था इन दोनों को अगर मिलाएं तो आपका कंसिस्टेंट बैकअप होता है। तो लेट्स इमेजिन अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे को टेस्टिंग पर्पस के लिए एक नोट क्रिएट करनी है, लेकिन मुझे बैकअप नॉर्मली तो आप हमेशा लेटेस्ट वाला स्टोर करते हो, लेकिन किसी XYZ रीज़न की वजह से आप बोल रहे हो यार मुझे इस टाइम स्टैम्प तक का डेटा चाहिए और मुझे इसके बाद का डेटा नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप पहले बेस बैकअप स्टोर करेंगे, ये वाला जो इससे पहले है, और फिर ये वाली वॉल्स रिप्ले करेंगे, तो आपके पास उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प तक का डेटा आ जाएगा और आपकी नोट तैयार हो जाएगी। अगर आप ये वाला लेट्स से इस टाइम स्टैम्प तक का डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो पहले आप ये वाला बेस बैकअप रीस्टोर करेंगे और फिर ये वाली वॉल्स प्ले कर देंगे। दैट्स इट। आप बात समझ रहे हैं? तो ये है। तो कोई ऑनलाइन टूल है? यस, ऑनलाइन टूल बिल्कुल है। जिस टूल पे मैंने काम किया है और मैंने इसको ऐसा एक ज़लांडो का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है स्पीलो, उसके थ्रू मैंने ये वॉलजी यूज़ किया है और ये ओपन सोर्स ही है, और उसके थ्रू मैंने ये ऑनलाइन बैकअपिंग की थी। मेरी सारी कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल्स मैंने इसमें की हुई है, मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने ज़लांडो का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट यूज़ किया है जिसके अंदर वॉलजी है। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है जो कि मैंने आपसे बताई है कि जैसे देखें ये बैकअप है, ये किसी दिन में एक बार हो रहा है, मिडनाइट पे या समथिंग, जो भी क्रोन है आप ये सेट कर सकते हैं। और दूसरी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आपको यूज़ करनी होंगी और आपका बैकअप रेडी होगा और ये S3 पे पब्लिश करना शुरू कर देगा। उसके कुछ परमिशंस भी आपको चाहिए होंगी। मैं ब्लॉग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जिसमें डिटेल में बताया हुआ है कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए आपको। ठीक है, और इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। इवन आप ज़लांडो के प्रोजेक्ट में जाएंगे या ओपन सोर्स उनका प्रोजेक्ट है, उसमें उन्होंने एनवायरनमेंट वेरिएबल की पूरी एक फ़ाइल बनाई हुई है जिसमें सारी डिटेल्स हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत ही दिक्कत थी कि कौन से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स रियली काम कर रहे हैं इस पूरे बैकअप के लिए। ये सेटिंग क्रैक करना मुझे काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लगा था। तो मैंने ये आर्टिकल लिख दिया और मैंने कहा अच्छा यार ये कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपको बैकअप यूज़ करना है तो प्लीज़ ये फॉलो करें एंड दैट्स इट, योर बैकअप इज़ इनेबल्ड। तो ये हो गया बैकअप स्टोर करना। व्हाट इफ़ आपका बैकअप स्टोर है, अब आपको रीस्टोर करना है, जैसे आपको एक स्टैंड अलोन सेटअप बनाना है या फॉर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए आपको ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करनी है। तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, S3 से डाउनलोड करेगा और अप्लाई करना शुरू कर देगा। आपकी पूरी की पूरी नोट प्रिपेयर हो जाएगी। जब ये नोट प्रिपेयर हो जाएगी, अगर आप ये पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं करते तो जो भी आपका लेटेस्ट बैकअप है और लेटेस्ट वॉल्स हैं उस तक जाएगा और आपका पूरा लेटेस्ट रीस्टोर कर देगा। और जैसे ही वो फुली रिकवर हो गया, ये नोड को प्रमोट कर देगा और वो स्टैंड अलोन नोड बन जाएगी। बात समझे, वो क्लस्टर का पार्ट नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने ये टाइम स्टैम्प, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प तक का डेटा चाहिए, तो ये पहले उससे पहले तक का बेस बैकअप है उसको स्टोर करेगा और उसके बाद वॉल्स अप्लाई करना शुरू करेगा, और जैसे ही वो कर देगा वो रेडी हो जाएगा और प्रमोट करेगा। तो फिर आपके पास फाइनली नोट रेडी हो जाएगी उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प तक। तो ये चीज़ थी। तो अब तक तो हमने देखा अच्छी साइट जो कि बैकअप मैनेजमेंट अच्छा भाई ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो क्या ये बैकअप मैनेजमेंट फ़ेल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हर सिस्टम फेल होता है। ठीक है, हर सिस्टम में पॉसिबिलिटी है कि वो फेल हुआ।
तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? अगर आपकी आर्काइविंग फेल हो रही है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वॉल्स डिलीट होना शुरू हो जाती हैं जब ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाती हैं। अगर ये अपलोड नहीं हो रही तो यहाँ की जो नोड है वो इसको बरकरार रखेगी। बात समझ आ रही है? और इसका मतलब है कि यहाँ पे ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी और फिर इवेंचुअली आपकी डिस्क यूसेज ग्रो होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी डिस्क फुल हो गई तो डेटाबेस शट डाउन हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? और अगर एक ही लीडर नोड है तो आई डोंट नो ये रिकवर होगा भी कि नहीं, आपको मैनुअली इंटरवेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास क्लस्टर सेटअप है तो फिर होगा ये कि जो लीडर होगा वो तो शट डाउन हो गया, फिर रेप्लिका प्रमोट हो जाएगी लीडर के लिए और ये वाली नोड आई थिंक काम नहीं करेगी, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये डिस्क स्पेस फुल है, क्योंकि इसके पास रेप्लिका आउटडेटेड रहेगी, क्योंकि इसके पास कोई वॉल्स आएंगे ही नहीं। आप बात समझ रहे हैं? क्योंकि इसकी डिस्क ऑलरेडी फुल है। तो फिर क्या किया जाए? इसको आप मॉनिटर करें। एक्टिव मॉनिटरिंग क्या है कि ये पोस्टग्रेस आपको अलाउ करता है इस क्वेरी के थ्रू मॉनिटर करना। और इसका क्या हल होगा ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि बैकअप फेल क्यों हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप उसको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसका सोल्यूशन होगा। क्योंकि अभी तक मेरे नज़दीक अभी तक कोई बैकअप फेल हुआ नहीं है अभी तक। अब जहाँ तक मैंने यूज़ किया है तो मेरे जहन में कोई सिचुएशन नहीं है कि क्या रीज़न हो सकती है, ठीक है। तो ये है, और इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं और किस तरह मॉनिटर करेंगे। तो इस क्वेरी में आपके पास आर्काइव काउंट है, लास्ट आर्काइव वॉल एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा और फील्ड काउंट है। तो अगर आप आर्काइव काउंट और फील्ड काउंट मॉनिटर कर रहे हैं वैसे तो आप ये सब मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए खाली आर्काइव काउंट और फील्ड काउंट ये सक्सेस मैट्रिक है, ये फेलियर मैट्रिक है। तो अगर आप ये तो मॉनिटर कर रहे हैं विच इज़ सफिशेंट, जैसे ही आपके फील्ड काउंट इंक्रीज़ हो गए तो आपने देखा अच्छा यार प्रॉब्लम हो रही है, मुझे टीम को इन्फॉर्म करना चाहिए और हमें रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आप सारा मॉनिटर करते हैं। मैंने इस पूरी वीडियो एक बनाई हुई है कि एसक्यूएल क्वेरीज़ के थ्रू किस तरह मॉनिटरिंग करते हैं। मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं कि किस तरह करते हैं। क्योंकि पूरा एक स्मॉल पाइपलाइन का स्टेप लाइट वेट मैंने पाइपलाइन बनाई हुई है पोस्टग्रेस के लिए, जो आपको इनेबल करता है कि आप एसक्यूएल क्वेरीज़ के थ्रू मॉनिटर कर सकें और मैट्रिक कलेक्ट कर सकते हैं और आराम से टीम को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये है। सो दैट्स इट। अगर आपके जहन में कोई सवाल हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।